व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में समकालीन भारत अर्थात भूगोल विषय के अध्याय 3 जल संसाधन के प्रश्न उत्तर आपकी पाठ्य पुस्तक में से। तो इसमें से जो पहला प्रश्न है बहुवैकल्पिक प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों के हम बहुत ही आसान तरीके से इसके उत्तर देखेंगे और समझेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ लो। इसके साथ ही इस अध्याय के और भूगोल विषय के जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी भी हम तैयारी करेंगे। तो प्रश्न पहला है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत कीजिए। तो हमें यहाँ वर्गीकृत करना है, जल की कमी से प्रभावित है या जल की कमी से अप्रभावित। तो इसमें पहला क, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। ठीक है, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होंगे वो जल की कमी से अप्रभावित होंगे। तो यहाँ पे होगा जल की कमी से अप्रभावित, जल की कमी से अप्रभावित, क्योंकि ये तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र है तो यहाँ जल की कमी नहीं होगी, जल की कमी से अप्रभावित। इसके बाद है अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। यदि वहां अधिक वर्षा हो रही है और जनसंख्या भी अधिक है तो दोनों का संतुलन हो जाएगा, क्योंकि अधिक वर्षा से जल की पूर्ति हो जाएगी। तो ये भी होंगे जल की कमी से अप्रभावित, जल की कमी से अप्रभावित रहेंगे, यह भी अप्रभावित। ठीक है, इसके बाद है अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र। वर्षा तो अधिक हो रही है लेकिन वो अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र है। तो प्रदूषित जल क्षेत्र में जो वर्षा होगी वह पानी भी प्रदूषित हो जाएगा, पानी प्रदूषित हो जाएगा तो आप पीने के पानी की कमी हो जाएगी और ये जो क्षेत्र हैं जल की कमी से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जल की कमी से प्रभावित हो जाएंगे क्योंकि ये प्रदूषित क्षेत्र है। इसके बाद एक कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र। यहाँ वर्षा कम हो रही है और जनसंख्या भी कम है तो ये भी संतुलन हो जाएगा, तो जल की कमी से अप्रभावित होंगे यहाँ। ठीक है, जल की कमी से अप्रभावित। तो इस प्रकार से हम इनको वर्गीकृत कर देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। ठीक है, हमें जो नहीं है वो बताना है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के जो पक्ष में नहीं है उसे बताना, बाकी सारे पक्ष में रहेंगे। तो इन चारों को पढ़ के हम समझ जाएंगे कौन सा नहीं है। तो इसमें क ख ग घ है। क वाला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो ये कथन सत्य है, तो और ये इसके पक्ष में भी है। ख वाला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो यह भी सही है और यह भी इसके पक्ष में, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्यों में है यह। इसके बाद है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तो यह जो कथन है यह बहुउद्देशीय परियोजनाओं के पक्ष में नहीं है, क्योंकि तो इसके विपक्ष में है, क्योंकि इसके दोष बता रहा है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती, तो यह पक्ष में नहीं है। ठीक है, तो इसमें गवल आएगा, यह इसके पक्ष में नहीं है। और घवला है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती, तो यह भी सही और यह भी इसके पक्ष में है, तो इसमें गवला आएगा। इसके बाद तीसरा है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए, इनमें गलती पहचाने और दोबारा लिखे। तो ये जो तीनों गलत वक्तव्य इसको पढ़ लेंगे और इसको सही करके हम कॉपी में लिखकर आपको बताएंगे। तो इसमें कवला है, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। तो यहाँ पर आएगा कि क्योंकि मदद नहीं की है। ठीक है, यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो जल संसाधन का सही उपयोग नहीं हो पाएगा, उसका अत्यधिक उपयोग होगा। इसके बाद खवाला है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और थलचट बहाव प्रभावित नहीं होता, तो यहाँ आएगा प्रभावित होता है। ठीक है, ग वाला है, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान नहीं भड़के। तो यहाँ आना चाहिए कि किसान भड़के थे, वो आंदोलन करने को तैयार हो गए थे। इसके बाद है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद
छत, वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है, तो यह इतना लोकप्रिय अब नहीं रहा है। तो इन चारों को ही हम कॉपी में हमें यहाँ पे ये जो गलत वक्तव्य थे इनकी गलती पहचान कर हमें दोबारा लिखना था इसको सही करके, तो इसको हम कॉपी में लिख लेंगे। तो जो पहला वक्तव्य वह इस प्रकार से होगा, क वाला, शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है। इसके बाद ख है, नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित होता है। ग वाला, गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। और अगला जो घ वाला है वह है, आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल से वर्षा जल संग्रहण में कमी होती जा रही है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। और प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में 3 प्रश्न हैं और प्रश्न 3 में 2 प्रश्न है, और ये पांचों ही प्रश्न हम कॉपी में लिखकर तैयार करेंगे जिससे कि हम आसानी से समझ सके। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। इसका पहला, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका उत्तर है, जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है। प्रकृति में जल स्रोतों से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और यही वाष्प बारिश में पुनः पानी के रूप में बरसती है। इस प्रकार जल चक्र के कारण जल नवीकरण योग्य संसाधन है। तो संसाधनों का वर्गीकरण नवीकरण और अनवीकरण संसाधन के रूप में किया जाता है। नवीकरण वे संसाधन होते हैं जो पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं और वह खत्म होने की संभावना कम है। तो जल भी एक इसी प्रकार का संसाधन है। और हमसे यहाँ पूछा है कि व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। तो इसका उत्तर है कि जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है। प्रकृति में जल एक जल चक्र द्वारा हमेशा गतिमान रहता है। प्रकृति में जल स्रोतों से पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और यही वाष्प बारिश में पुनः पानी के रूप में बरसती है। इस प्रकार जल चक्र के कारण जल नवीकरण योग्य संसाधन है। इसके बाद दूसरा है, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या है। तो इसका उत्तर है, जल के विशाल भंडार व नवीकरण योग्य संसाधन होने के बाद भी जब जल की मांग की तुलना में कमी होती है तब इसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल के विशाल भंडार व नवीकरण योग्य संसाधन होने के बाद भी जब जल की मांग की तुलना में कमी होती है तब इसे जल दुर्लभता कहते हैं। इसके मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जल की खराब गुणवत्ता, जल प्रदूषण आदि है। जल के विशाल भंडार व नवीकरण योग्य संसाधन होने के बाद भी जब जल की मांग की तुलना में पूर्ति में कमी होती है तब इसे जल दुर्लभता कहते हैं। और इसके मुख्य कारण है बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिकरण, जल की खराब गुणवत्ता, जल प्रदूषण आदि। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का तीसरा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो यहाँ हमें लाभ और हानि की तुलना करनी है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ हैं सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन। तो ये सारे ही इसके लाभ है। इसके साथ ही इनसे होने वाली हानियां हैं। इससे नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। इससे वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां डूब जाती है और अपघटित हो जाती है। अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आने का खतरा रहता है। तो एक बार फिर से देख लेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करनी थी हमें। तो हम उत्तर लिख रहे हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ हैं। तो लाभ है सिंचाई, विद्युत उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, मनोरंजन,
आंतरिक नौचालन और मछली पालन, और इसके साथ ही इनसे होने वाली हानियों में हम लिखेंगे इनसे नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, इससे वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां डूब जाती है और अपघटित हो जाती है, अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता, व्याख्या कीजिए। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता, व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। ठीक है, भूमिगत टैंक को ही एक नाम दिया गया है, टाका। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। तो इस प्रकार से राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण होता है। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका हुआ करते हैं। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की ढलवा छतों से पाइपलाइन द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी नलों से होकर भूमिगत टाका तक पहुंचता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता है और इसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रह किया जाता था। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हम लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का दूसरा है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो इसका उत्तर है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, जो परंपरागत जल संग्रहण पद्धति है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका होता है, जहां वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार से परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किया जा रहा है। फिर से एक बार देख लेंगे, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है, जो परंपरागत जल संग्रहण पद्धति है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण प्रचलित है। राजस्थान के अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में लगभग हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टाका होता है, जहां वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 3 के भी सारे प्रश्न देख लिए हैं। इसके साथ ही इसके जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसकी भी हम तैयारी करेंगे और 10वीं बोर्ड सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी होने वाली है 100%। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।